इस क्वेश्चन में क्या है, हमें इन शब्दों के बारे में संक्षेप में बताना है। कुलुक क्या होता है, ड्यूमा क्या होता है, या 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की क्या स्थिति थी रूस में, उदारवादी कौन थे रूस की क्रांति में हम बात करेंगे, स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम क्या था। तो इन सबको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले शब्द पर आते हैं कुलक। तो कुलक क्या था, कुलक कहा जाता था अमीर किसानों को। किसको, जो अमीर किसान थे जिन पर ज्यादा बड़ी जमीनें थी उनको रूस में कुलक कहा गया। ठीक है, और इन्हीं कुलक से क्या किया गया, जमीनें छीनी गई। स्टालिन ने जब भूमि का सामूहिकरण किया, वो कुलकों को जिम्मेदार मानता था अकाल के लिए या कम पैदावार के लिए। तो रूसी शब्द है कुलक, जो धनी किसानों के लिए प्रयोग किया जाता है। कुलक रूसी शब्द है जिसको धनी किसानों के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टालिन का मानना था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज का भंडारण कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। ऐसा हुआ जब स्टालिन का शासन था तो उस समय 1930 के दशक से कुछ समय पहले, तो 1927-28 में काफी भुखमरी हो गई, पैदावार काफी कम हुई, या जो हुई तो बाजार में जो है खाद्यान्नों की कमी हो गई। अब स्टालिन को किसी ने बताया कि ये जो अमीर किसान है ना, ये भंडारण कर ले रहे हैं, अपना खाद्यान्न बेच नहीं रहे क्योंकि कीमतें कम है बाजार में, और ये जब बेचेंगे जब कीमतें बढ़ जाएंगी। तो वो इनको जिम्मेदार मानता था कि जो अकाल आया है, जो भुखमरी है, वो इनकी वजह से है। तो इसलिए उसने इनको जिम्मेदार मानते हुए क्या किया कि इनकी जमीनें छीन ली और उनका सामूहिकरण करना शुरू किया। तो आपूर्ति की गंभीर समस्या से जूझ रहा था उस समय रूस, और कुलकों को इसलिए उसने जिम्मेदार माना और कहा कि आधुनिक खेती को विकसित करने के लिए और औद्योगिक आधार पर चलाने के लिए स्टालिन की जो नेतृत्व वाली पार्टी थी उसने कुलकों को खत्म करना जरूरी समझा। यानी बड़े किसानों की जमीनें छीन ली और उन्हें सबके बीच में बांट दिया, और या उन पर सामूहिक खेती की प्रारंभ की। सामूहिक खेती क्या होती है, सामूहिक खेती कि एक खेत है जिस पर 10-20 परिवार मिलकर खेती करते हैं। ठीक है, अब यहां पर वो खेत पहले किसी एक का था, अब उस पर एक व्यक्ति ना करके 20 परिवार एक साथ मान लो खेती करते हैं, तो सभी मेहनत करेंगे तो पैदावार भरपूर होगी। ऐसा स्टालिन का मानना था कि एक व्यक्ति ना तो इस खेत को ढंग से कर पाता होगा, पर सब करेंगे मिलके तो वो ढंग से इसको बो पाएंगे। प्लस वो इनको कहता है कि मैं आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराऊंगा। अब जब तकनीक साझा रहेगी, उस पर किसी एक का हक नहीं है, इन सभी 20 परिवारों को बराबर हक है। तकनीक प्रशासन उपलब्ध कराएगा और इस बड़े खेत पर मिलकर खेती करो, जो लाभ होगा वो बराबर बांट लो, तो सभी की आय होगी, पैदावार ज्यादा होगी, ऐसा स्टालिन का मानना था। बट हुआ इसका उल्टा। 1930 के बाद 1930, 31 और 32 के दौर में और ज्यादा अकाल पड़ा। ठीक है, तो वो समस्या सॉल्व नहीं हुई। ड्यूमा, ड्यूमा क्या है, ड्यूमा कहते हैं संसद को। संसद, जार ने कुछ लोगों के समूह जो कि असंतोष व्यक्त कर रहे थे, उन्हीं के बीच से सदस्यों को चुन करके और कुछ अपने पसंद के सदस्यों को चुन करके संसद का सरकार चलाने के लिए गठन किया, जिसको कहा जाता था ड्यूमा। आज भी रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में एक निर्वाचित सलाहकार संसद का गठन किया था, और उसी को क्या कहते हैं हम, ड्यूमा कहते हैं, उसी को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, निर्वाचित सलाहकार संसद का जिसका गठन उस समय जार ने किया था उसको ड्यूमा कहा था, और आज भी रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की स्थितियां क्या थी, तो महिला कामगारों ने क्रांति में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। 1900 से 1930 के बीच में हम देखें तो 1914 तक वे कारखानों में भी काम करने में आ गई थी। तो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों में उनका 31% हिस्सा था, तो यानी वो बड़ी संख्या में कारखानों में काम करती थी। तो जब भी मजदूर हड़तालें होती थी उनमें भी बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, पर उन्हें वेतन कम मिलता था। वेतन लगभग आधा या 1/3, 3/4 ऐसे मिलता था। ठीक है, पुरुषों से कम वेतन मिलता था। तो स्थिति महिला कामगारों की और खराब थी। हालांकि वो हड़तालों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी, नेतृत्व भी करती थी, और कई ऐसी प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया।
उनका नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। तो महिला मजदूरों ने क्रांतियों में भाग भी लिया था, अपने अधिकारों की मांग और जो भी अधिकारों की मांग लोगों की तरफ से की जा रही थी उनमें उनका साथ भी दिया था, क्योंकि वो एक बड़ा हिस्सा थी। 1914-15 तक 31% महिलाएं कारखानों में काम करने आ गई थी रूस में, हम उस समय देखें तो ये काफी बड़ी संख्या है। हमारे यहाँ आज भी जो है 11% ही ये रेशियो बड़े शहरों में हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है कारखानों में या कंपनियों में काम करने में अनुपात हम देखें। मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती में महिलाएं ज्यादा काम करती हैं, वहां अनुपात हम बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो करीब जो है 30% महिलाएं जो है खेती में पुरुषों के साथ मिलकर के काम करती हैं। पर शहरों में हम अगर कारखानों में काम करने की बात करें तो आज भी ये 10-11% ही बड़े शहरों में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। संक्षेप में बताएं कि उदारवादी कौन थे, ठीक है, या किसे कहते हैं। हम रूस की क्रांति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो रूस की क्रांति के समय उदारवादी कौन थे? वो थे जो ये चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे, बराबर उनके साथ व्यवहार करे, उन्हें कहा जाता था उदारवादी, ठीक है। क्योंकि उस समय हम देखें दुनिया भर में अलग अलग जो सरकारें, जैसे इंग्लैंड की सरकार जो है वहां चर्च की तरफ ज्यादा झुकी रहती थी, ऐसे ही अलग अलग देशों की सरकारें जो है अलग अलग अपने देश के धार्मिक विश्वासों के अनुसार, बहुमत के धार्मिक विश्वासों के अनुसार उनकी तरफ झुकी रहती थी, उनका समर्थन करती थी। पर उदारवादी चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे। पर यहाँ रूस के संदर्भ में जो उदारवादी की बात हम उस समय कर रहे हैं, पर वो चाहते थे कि जो वोट का अधिकार है, वो वोट का अधिकार केवल जो है धनी परिवार के पुरुषों को हो, ठीक है, धनी पुरुषों को हो। तो ये एक गलत बात थी, ठीक है। हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में हम जानते हैं कि वोट देने का अधिकार सभी को होना चाहिए, ये एक व्यस्क एक जो है उनको वोट का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इसको पैसे से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक एज का क्राइटेरिया आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वे एक ऐसे राष्ट्र के समर्थक जो चाहते थे कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु हो सरकार, ठीक है। एक ऐसा राष्ट्र जो सरकार के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करे, देश या सरकार ऐसी हो जो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करे। हालांकि उदारवादियों की निर्वाचित संसदीय शासन प्रणाली चाहते थे, वो चाहते थे कि संसद कैसे बने, निर्वाचन से, यानी लोगों के द्वारा चुने हुए शासन प्रणाली चाहते थे। और मतदान का अधिकार वो केवल पुरुषों को हो, वो भी वो जिनके पास संपत्ति है, अमीर है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक जो है उस समय के जो उदारवादी थे, रूस के उदारवादी थे, उनका विचार था, ठीक है। ये उदारवादी शब्द का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर मैं बात जो कर रहा हूं ये रूस की क्रांति में जो उदारवादी हैं उनकी बात कर रहा हूं, रूसी क्रांति में उदारवादियों के विचारकों की, ठीक है। तो वो चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जो धर्म के प्रति सहिष्णु हो, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करे, निर्वाचित संसद प्रणाली हो, पर वोट का अधिकार संपत्ति के मालिकों को हो। बताओ, ठीक है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन पर आ गए, ठीक है। तो ये स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम, ठीक है। तो स्टालिन ने क्यों ये कार्यक्रम चलाया सामूहिकरण का? बड़ी जमीनें बनाने का कार्यक्रम या कुलक से जमीनें छीनने का कार्यक्रम? कुलक कौन थे? अमीर किसान, मैंने अभी बताया था, अमीर किसानों से जमीनें छीनने का कार्यक्रम, जिसको हम सामूहिकरण का कार्यक्रम कहते हैं, ठीक है। ये क्यों लाया है? क्योंकि स्टालिन का मानना था कृषि का सामूहिकरण रूस में अनाज की आपूर्ति में सुधार लाएगा। इसको लगता था कि जो बड़े किसान हैं वो पैदावार को अपने यहाँ इकट्ठा करके रख लेते हैं, जिससे मार्केट में जो है खाद्यान्नों की कमी हो जाती है और फिर जो है दाम बढ़ने पर बेचते हैं। तो ये इसके लिए कुलक यानी अमीर किसानों को जिम्मेदार मानता था। तो अगर उनसे खेती छीन करके सामूहिक खेती के रूप में जो है लोगों को खेती करने दी जाए, तो इसको लगता था कि इससे जो है अनाज की पैदावार भी ज्यादा होगी और लोगों के पास पैसा भी आएगा और रूस की तरक्की भी होगी। तो इसलिए इसने सामूहिकरण करना शुरू किया था। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत की। कब की? 1929 में। तो ये याद रखिएगा, इसने 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत की। सभी किसानों को सामूहिक खेतों पर काम करने के लिए, सामूहिक खेतों को कलहोज कहा जाता था, कलहोजों पर काम करने के लिए मजबूर किया गया और किसानों ने इसका विरोध भी किया। बहुत सारे किसानों ने और किसानों के समूह ने इसका विरोध किया, क्योंकि बहुत सारे जो किसान थे वो अपनी खेती को ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि जो औजार हैं वो भी सामूहिक कर दिए जाए, हम भी कुछ आधुनिक यंत्र
प्रदान करेंगे और खेतों को एक सामूहिक खेत के रूप में प्रयोग किया जाए। अधिकांश भूमि और औजारों को सामूहिक खेतों के स्वामित्व में स्थानांतरित कर दिया गया। कई किसानों ने इन प्रयासों का विरोध किया, अपना गुस्सा व्यक्त किया और दिखाने के लिए पशुधन को नष्ट कर दिया। इस क्रांति का एक खतरनाक परिणाम ये हुआ कि किसानों ने इसका विरोध किया, गुस्सा दिखाया, और गुस्सा दिखाने का, विरोध करने का उनका तरीका धीरे धीरे इतना हिंसक हो गया कि उन्होंने पशुओं को मारना शुरू कर दिया कि हम पशु ही नहीं रखेंगे, हम अपनी आवश्यकता ही कट कर देंगे, हम पैदावार करेंगे ही नहीं, हम किसी और के खेत में काम क्यों करेंगे जब हमारा खेत छीन करके जो है सामूहिक कर दिया गया। तो वो उसमें काम नहीं करना चाहते थे और इस सब के प्रति उनमें बहुत गुस्सा था और इसी गुस्से को दिखाते हुए उन्होंने पशुओं को भी मारना शुरू कर दिया और 2-3 साल के भीतर ही 1/3 पशु आबादी खत्म हो गई, मार दी गई। ठीक है, ये एक बहुत भयानक जो है घटना हुई। बाद में फिर जब इसका एनालिसिस किया स्टालिन की सरकार ने, जो अपनी एक वो जांच कराई, तो उसके सामने भी परिणाम यह आया कि सामूहिकरण की खेती से कोई लाभ नहीं हुआ है, उल्टा जो है जनता में और ज्यादा विद्रोह हो गया है। ठीक है, तो वो इनको बाद में ये पता चला कि सामूहिकरण से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं और बाद के वर्षों में खाद्य आपूर्ति की स्थिति और भी बदतर हो गई। 1930-32 के बाद के हालात खेती के लिए और ज्यादा बदतर हो गए और अकाल जैसी स्थिति और पैदा हो गई और पशुधन का नुकसान अलग हुआ, किसानों का विरोध अलग झेलना पड़ा। आपको पसंद आई तो जरूर शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पीछे की क्लासेस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देखना है तो उसमें आप जाकर के अपने उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।